नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर पे। और आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्री का अगर शेयर प्राइस की अगर बात की जाए तो 1927 रुपये है। मामूली सी गिरावट आज देखी गई है शेयर में 4 रुपये की। तो इतना तो अगर पूरे दिन की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो फ्लैट था पूरा। काफ़ी अगर 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो भी अगर चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो वो भी फ्लैट ही है। हाँ, उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी है, पर ओवरऑल चार्ट पैटर्न जो है वो एकदम से फ्लैट है, फ्लैट ही नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप ओपन करके रखा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने जो ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं वो सभी को पता है। क्योंकि अगर निफ्टी 50 की बात की जाए या सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में नंबर 1 पर जो कंपनी आती है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। धीरूभाई अंबानी का एक कोट था कि कभी भी ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का जो है बुरा नहीं होने देगी या उनको लॉस नहीं होने देगी। तो उन्होंने जो अभी तक जो है कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को जो है अच्छा मुनाफा दिया है। मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, ट्रेडर्स का तो रिस्क पर खेलते हैं, उन्हें कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट, पर मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने 3 साल 5 साल 10 साल या जब से कंपनी चल रही है तब से अभी तक कई ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने आज तक जो है रिलायंस को होल्ड करके रखा हुआ है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनका लॉस हुआ हो। हाँ, 2-3 महीने 4 महीने तक जो है एक कंसोलिडेशन में रहता है ये शेयर, पर उसके बाद जो है अच्छा मुनाफा देता है, अच्छा रिटर्न देता है, डिविडेंड भी अच्छा देता है। तो फाइनली बात करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री पिछले 6 महीने से जो है लगातार कंसोलिडेशन फेस में रह रहा है। अगर 52 वीक हाई की बात की जाए या ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो ये है करीब 2300 रुपये के आसपास। वहाँ से शेयर हमें गिरता हुआ फिर से नजर आया था, जहाँ से ये 1800 रुपये तक गया था। आप सभी को पता है अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप का जो लफड़ा चल रहा था कोर्ट में, उसकी वजह से इस शेयर को काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखनी पड़ी इन्वेस्टर्स की तरफ से, और उस टाइम पर ये गिरा भी 1800 तक गया। वहाँ से फिर से हमें जो है 1900 से 2000 के लेवल पर जो है कंसोलिडेट होता है ये नज़र आ रहा है। काफ़ी दिनों से अगर 1900 और 2000 के बीच में ही शेयर जो है भाग दौड़ करता रह रहा है। इसी के बीच में कुछ न्यूज़ जो है रिलायंस की तरफ से जो है मीडिया में आती रहती है कि कभी उन्होंने फ्यूचर ग्रुप से जो है दोबारा डील साइन करने की सोच रहे हैं, कभी उनके जो रिटेल बिजनेस है उसके बारे में न्यूज़ आती है, कभी उनके जो कम्युनिकेशन का बिजनेस है उसके बारे में न्यूज़ आती है। तो रिलायंस इंडस्ट्री न्यूज़ में तो रहती है, मीडिया में रहती है। ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिलायंस के शेयर गिर रहे हैं इससे जो कि रिलायंस के इन्वेस्टर या बाकी इन्वेस्टर्स की बात की है तो उस पर एक नेगेटिव प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया को देखें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखें, अगर किसी चैनल या पेज को देखें तो वहाँ पर अगर रिलायंस के बारे में लिखा हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में ये लिखा भी हुआ है कि रिलायंस का शेयर अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, या हो सकता है रिलायंस यहीं तक जो है बढ़ सकता था, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि 1900-2000 का लेवल काफ़ी बड़ा लेवल और ये अचीव करके इसके बाद से शेयर नहीं बढ़ेगा, वो यहीं तक रह जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। आप एमआरएफ के शेयर को देख लो, कभी वो 100 रुपये का होता था, 200 रुपये का होता था, आज वो कहाँ पर है, 80,000 90,000 97,000 का जो था उसने लेवल अचीव किया था अपना। तो शेयर क्या बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है जब तक कि उसके सेंसेक्स और इंडेक्स में लिमिट सेट ना हो कि हाँ ये शेयर यहाँ तक बढ़ सकता है। उसके बाद शेयर को स्प्लिट कर दिया जाता है, बोनस मिलते रहते हैं। रिलायंस में भी ऐसा हमें देखने को मिला है। तो सेकंड बात करते हैं कि रिलायंस कंसोलिडेशन में क्यों है। तो जो नेगेटिव प्रेशर इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है इस शेयर में, और जो मीडिया में न्यूज़ आ रही है और जैसा हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, उससे यही लगता है कि जैसे जैसे जो ये न्यूज़ आती जा रही थी अमेज़ोन की तरफ से या वो फ्यूचर ग्रुप की तरफ से, तो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की जो डील नहीं हो पा रही थी बिग बाज़ार से, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि अगर रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील नहीं हो पाई तो रिलायंस जो है रिटेल सेक्टर में अच्छा नहीं कर पाएगा। एक दिन पहले की न्यूज़ बताऊं तो मिंट पर एक न्यूज़ आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है वो दुनिया का सेकंड सबसे ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस है। ठीक है, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्ल्ड का सेकंड सबसे लार्जेस्ट जो है ग्रोइंग बिजनेस जो है रिलायंस रिटेल को बोला गया है। ठीक है, तो वो ऐसे ही न्यूज़ में नहीं आ गया कि जो रिटेल बिजनेस, तो उसको फ्यूचर ग्रुप से डील होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपको सोच के रखना पड़ेगा कि अगर फ्यूचर ग्रुप से डील नहीं भी हुई या रुक गई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रिलायंस के रिजर्व्स इतने भारी हैं कि वो जितने भी रिटेल्स हैं इंडिया में चल रहे हैं उन सभी को खरीद सकता है साथ में। ठीक है, तो ये एक तरफ देखने की जो है कोशिश करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को भी कि अगर ये डील नहीं भी हुई तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रिलायंस अगर बेस्ट कर रहा है तो वो बेस्ट करता ही रहेगा, क्योंकि उसके पास अपने ही रिजर्व्स इतने सारे बचे हुए हैं कि वो कुछ भी कर सकता है इस टाइम पर। तो अगर रिजर्व्स की बात की जाए तो करीब 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के रिजर्व्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास। 6 लाख करोड़ के रिजर्व कम नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा रिजर्व नहीं ये। और एक और सामान्य सी बात देखने को मिलती है, कभी भी कोई शेयर अगर थोड़ा सा टूट जाता है 5% 10%, तो वहाँ पर एक ऐसे नेगेटिविटी देखने को मिलती है इन्वेस्टर्स के बीच में कि हाँ बस ये शेयर खत्म हो गया या ये कंपनी बर्बाद हो गई ऐसा करके। तो जो भी एक
टाइम पीरियड होता है जैसे कि 6 महीने 1 साल, उसमें कोई भी कंपनी का हो सकता है कि वीक परफॉर्मेंस हो सकती है या अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो अगर वीक परफॉर्मेंस होगी तो ये मतलब नहीं है कि वो फ्यूचर में ही वीक परफॉर्मेंस देगी, हो सकता है इससे बेस्ट करे। टाटा मोटर की अगर बात की जाए तो उसका करीब 3-4 साल से जो है काफ़ी ज़्यादा वीक परफॉर्मेंस चल रहा था। अब देखो टाटा मोटर कहाँ पे है, उसका परफॉर्मेंस सेल्स की बात की जाए तो इतना अच्छा बढ़िया सेल्स दे रही है। अगर रेवेन्यूज़ की बात की जाए तो रेवेन्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जनरेट करके दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी बिजनेस में 2 साल या 3 साल में कोई अगर नेगेटिविटी है या उसकी परफॉर्मेंस खराब है तो उस पूरे उसके लाइफ साइकिल पर जो है पानी फिर जाता है या उसका पूरा लाइफ साइकिल बर्बाद हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ जैसे है, आपकी लाइफ में 1-2 साल हो सकते हैं कि बिल्कुल बेकार है, पर हो सकता है कि उसके बाद आने वाला समय जो होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का अगर रिवेन्यू देखा जाए तो हर एक साल जो रिवेन्यू जो है उसका अच्छा आता है। 2017 की बात की जाए तो यहाँ पर 3 लाख करोड़ का जो है रिवेन्यू जनरेट करके दिया है। 2018 की बात करें तो ये 4 लाख करोड़, 2019 की बात करें तो करीब 5.5 लाख करोड़, और 2020 में ये करीब 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया था। 2021 में ये 4 लाख 86 करोड़, मतलब कि 5 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं। तो आपको पता ही है कि पेंडेमिक के टाइम है और रिटेल सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा मार चल रही है इस टाइम पर, तो हो सकता है कि इस वजह से इसका जो है रेवेन्यू इस साल कम आया है। ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक की मार पूरी दुनिया पर है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का आपको पता ही है। तो एक कंपनी जिसका रिवेन्यू कम आया थोड़ा सा, तो उसमें उसका जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ हो सकता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट का मैं चार्ट ओपन करके बताऊँ तो यहाँ पर देख लो कि जो ऑल टाइम था 2020 तक का, वहाँ का अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए और 2021 के रिवेन्यू इतने कम होने के बाद भी जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। 2020 में जो हाईएस्ट जो रिवेन्यू देखा गया था 6 लाख करोड़ के आसपास का, तो उस पर जो था 39 करोड़ या आप बोल सकते हो कि 40,000 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट देखा गया था। पर वहीं पर अगर 5 लाख करोड़ का रिवेन्यू है और यहाँ पर 53,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखा जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी वाली बात है ना। ठीक है, इससे ज़्यादा वो पॉजिटिविटी वाली बात हो ही नहीं सकती रिलायंस इंडस्ट्री के लिए या किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हमें तो परफॉर्मेंस देखनी है ना कंपनी की। कंपनी किससे डील कर रही है, किससे नहीं कर रही है, उस पर थोड़ा बहुत ध्यान तो होता है, पर ये नहीं कि उस डील से जो है कंपनी बर्बाद हो जाती है। उस डील से कंपनी हो या ना हो बर्बाद नहीं होती। उस वो डील नहीं मिलेगी, उसको नई डील मिल जाएगी, पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ठीक रहना चाहिए, उसके इनकम है वो ठीक रहना चाहिए, उसके डेट है वो ठीक रहना चाहिए। अगर डेट रेशियो ज़्यादा है तो भी कंपनी को प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर देख लो 2020 तक जो था 0.64 था। सिंपल सी बात है, काफ़ी ज़्यादा कम डेट है, पर 2021 में ये डेट का भी आधा रह गया है। मेरे को एक चीज़ यहाँ पर रिलायंस में समझ नहीं आती और वो आपको भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगेगी। रिलायंस के पास 6 लाख करोड़ के जो हैं रिजर्व्स हैं। अगर वो चाहे तो इस डेट को चुटकी में ख़त्म कर सकती है और यहाँ पर रिजर्व तो उस पर कोई ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो पर फिर भी रिलायंस पता नहीं क्यों इस डेट को रखती है। इस क्या अगर यहाँ पर 2% डेट भी होता ना तो रिलायंस इंडस्ट्री आराम से इसको कवर कर सकती थी अपने रिजर्व से या अपने सिर्फ नेट प्रॉफिट से ही। 1 साल का नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है इस डेट को कवर करने के लिए। इसको क्या इससे 4 गुना ज़्यादा डेट भी होता तब भी कवर कर देती, पर पता नहीं क्यों रिलायंस इंडस्ट्री ज़्यादा रखती है। चलो ये तो हो गई हमारे इनकी मैनेजमेंट की बात की क्यों रख रही है ये डेट, इसके बारे में तो। पर डेट ज़्यादा नहीं है, 0.32% है, कोई काफ़ी 1% से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है अच्छी मानी जाती है। अगर बात करें बैलेंस शीट की, यहाँ पर मैं आपको रिजर्व दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिजर्व कंपनी के, ठीक है, तो 2020 की बात की जाए तो कंपनी के पास जो है 4,46,000 करोड़ का रिजर्व था। 4,47,000 करोड़ आप मान सकते हो। और रिजर्व जो है 2021 की बात करें तो मैं 6 लाख बोल रहा था, पर ये 7 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट है। तो इतने बेस्ट जो है रिजर्व्स हैं। अगर साल दर साल अगर बात की जाए तो मार्च 2019 में 3,81,000 करोड़ का रिजर्व था। मार्च 2020 में यही जो है 4.5 लाख करोड़ का रिजर्व बन गया। और उसके बाद 2021 में इतना पेंडेमिक होने के बाद भी जो है रिजर्व ये बढ़ के 7 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए तो परफॉर्मेंस इसमें कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं है रिलायंस में। तो यहाँ पर आगे हम 6 मंथ चार्ट पैटर्न पे, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका ओपनिंग पॉइंट और इसका क्लोजिंग पॉइंट लगभग सेम ही है और शेयर काफ़ी ज़्यादा दिनों से जो है एक कंसोलिडेशन फेज में है, 6 महीने से पिछले। ठीक है, तो यहाँ पर दो यहाँ से पर पॉइंट जो है निकल के आते हैं, या तो ये ऊपर जाएगा और या तो ये नीचे जाएगा। पर नीचे जाने के चांस जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, यहाँ से ऊपर जाने के चांस जो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इस रेशियो में को कन्वर्ट करूँ तो ये 80-20 है कि 80% चांस है कि ये शेयर ऊपर ही जाएगा और 20% से भी कम चांस है कि ये शेयर नीचे जाएगा। और हो सकता है कि 2 महीने तक ये और कंसोलिडेशन में रहे। ठीक है, तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ऐसा मैं जो है अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ और आपको मैं बताऊँगा कि क्यों एक्सपीरियंस से मैं ये कह रहा हूँ। तो सिंपल सी बात यहाँ पर समझना, शेयर इस कंसोलिडेशन फेज़ में है। ठीक है, तो शेयर की वैल्यू कभी भी अगर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो कुछ महीने पहले जो टाटा मोटर था 150 के आसपास चल रहा था, 150 से भी कम चल रहा था।
राकेश झुनझुनवाला जो बड़े इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 4,000 करोड़ शेयर जो थे खरीदे थे टाटा मोटर में। वहाँ से शेयर जो है बढ़ते बढ़ते निकला, कहाँ पर पहुँचा 350 के आसपास। आज जो है 300 के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पर ये 150 से 300 हो गया, तो यहाँ से डबल हो गया, ठीक है। इसको समझते रहना। तो ऐसे इसलिए हुआ था क्योंकि टाटा मोटर्स में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई थी। वो क्यों आई थी? क्योंकि टाटा मोटर इन फ्यूचर जो है अच्छा करने वाला है, ऐसा एनालिसिस किया होगा राकेश झुनझुनवाला ने। इसलिए उन्होंने 4 करोड़ जो है शेयर खरीदे टाटा मोटर के, जिसकी वजह से उसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आई और उसका शेयर जो है हमें तेज़ी में देखने को मिला। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि अगर कोई भी शेयर काफ़ी ज़्यादा दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है, तो वहाँ पर 2 चांस जो है क्रिएट होते हैं कि यहाँ पर सेलर बहुत कम है और बायर्स भी बहुत कम है, ठीक है। सेलर और बायर कहाँ से आते हैं? तो ये सिंपल सी बात है, इतनी वॉल्टिलिटी है तो ये ट्रेडर्स हैं, ठीक है। ट्रेडर्स जिन्होंने सुबह खरीदने होते हैं शेयर और शाम को बेचने होते हैं, या आज खरीदने होते हैं 1-2 दिन बाद बेचने होते हैं, ठीक है। तो उनको हम ट्रेडिंग पीरियड में डालते हैं, इसलिए जो है इतनी वॉल्टिलिटी हमें शेयर में देखने को मिलती है। पर यहाँ पर बात की जाए, अगर लॉन्ग टर्म का कोई इन्वेस्टर या कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो तब क्या होगा? तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करेगा तो वो जरूरी 200 शेयर 300 शेयर तो खरीदेगा नहीं, वो शेयर खरीदेगा 4 लाख 5 लाख 6 लाख, हो सकता है 1 करोड़ शेयर खरीद ले। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि शेयर की इतनी ज़्यादा अगर डिमांड बढ़ेगी तो उस टाइम पर शेयर जो है भागेगा भी, ठीक है। तो वही कारण होता है कि शेयर तभी भागता है जब इसमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर आता है। इसलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में मैं भी बिलीव करता हूँ, और मैं ट्रेडिंग में वैसे भी नहीं जाता, और मैं आपको सलाह भी नहीं देता कि आप ट्रेडिंग में जाओ। आप सुबह खरीदो और शाम को बेचो, उसमें 1-2 रुपये का प्रॉफिट होता है और हो सकता है कि आपको 10 रुपये का लॉस भी हो जाए पर शेयर में, ठीक है। तो इसलिए मैंने ट्रेडिंग में जो है सलाह नहीं देता। अच्छी कंपनी है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में आपको बोनस रेट डिविडेंड सब कुछ मिलता है। तो ये फ़ायदा जो है उन्हीं इन्वेस्टर्स को मिलता है जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है। जिन्होंने रिलायंस को आज से स्टार्ट से या 5 साल पहले से होल्ड करके रखा है, उनको पता होगा कि उनका पोर्टफोलियो कितने प्रॉफिट में है, उनको कितना डिविडेंड मिल चुका है, कितना बोनस और स्प्लिट मिल चुका है, ठीक है। स्प्लिट तो अभी तक हुआ नहीं है, पर हाँ बोनस जो है ज़रूर मिला होगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस थी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी एनालिसिस, और आपको समझ आया होगा कि क्या हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, जिसकी वजह से इसका शेयर जो है नहीं बढ़ पा रहा है। इसका एक कारण है नेगेटिविटी, ठीक है, जो इन्वेस्टर के बीच में है। तो जब ही भी इसमें कोई नया इन्वेस्टर आएगा, लॉन्ग टर्म का कोई इंस्टीट्यूशनल या कोई फॉरेन इन्वेस्टर, तो इसका शेयर जो है अच्छी तेज़ी के साथ बढ़ेगा, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा अपने अपर सर्किट को, और आशा करता हूँ कि जल्दी आए फेज़, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हम इंस्टाग्राम पर भी आ गए हैं, मेरा पर्सनल अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, वहाँ भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी हम लाइव अपडेट देते रहेंगे। इंस्टाग्राम लाइव पर आते रहेंगे और आपसे बात करके अच्छा लगेगा हमें। और वहाँ पर हम जो है एक Q&A सेशन भी रखेंगे कि वहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है फेस टू फेस हो जाए, तो क्योंकि फेस टू फेस आंसर देने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपसे मेरे को उसी टाइम पर क्वेश्चन मिलेगा और मैं उसी टाइम पर आपको आंसर कर पाऊँगा। तो ये एक अच्छा मेरे को प्रोटोकॉल लगता है और अच्छा सिस्टम लगता है इंस्टाग्राम पर लाइव आने का। तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।